सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे हंटर आयोग जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है कि लाने के लिए बनाया गया था 1882 में। मेरे साथियों, मुसलमानों के बारे में इस आयोग ने 17 सिफारिशें की थी और वो 17 सिफारिशें क्या हैं ये जानना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि इसमें उनमें से जो निम्नलिखित उल्लेखनीय है, मतलब 17 सभी सिफारिशें न देकर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिनके बारे में यहाँ पर पता चलेगा कि हंटर आयोग ने दलितों की शिक्षा और मुसलमानों की शिक्षा में कितना असमानता रखी है, तो उन बिंदुओं को यहाँ पर लिखा गया है। तो उन्हीं बिंदुओं को हूबहू हम आपके समक्ष रखेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश वार्ता डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 129 से 131 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है जो BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि मुसलमानों शिक्षा को दिया जाने वाला विशेष प्रोत्साहन स्थानीय नगर पालिका और प्रांतीय कोष पर वैध प्रभार माना जाए, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों में उच्च अंग्रेजी शिक्षा को, चूंकि ये ऐसी शिक्षा है जिसमें उसी समुदाय को विशेष सहायता की जरूरत है, उदारता पूर्वक प्रोत्साहित किया जाए जहां जरूरी हो। नंबर 8, 8वीं जो यहाँ पर सिफारिश है, जहां जरूरी हो मुसलमानों के लिए विशेष क्रमबद्ध छात्रवृत्तियां आरंभ की जाएं जो कि प्राथमिक स्कूलों और मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों में भी 10वीं कक्षा और प्रथम कला परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर और कॉलेजों में भी दी जाए। अगली शर्त है, सरकारी कोष से चलाए जाने वाले स्कूलों की सभी कक्षाओं में निःशुल्क रखे जाने वाले छात्रों का एक निश्चित अनुपात मुसलमान छात्रों के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित किया जाए। अगला बिंदु है, जहां पर मुसलमानों के कल्याण के लिए शैक्षिक धर्मार्थ कोष हैं और वे सरकार के प्रबंधन में, वहां पर प्रत्येक धर्मार्थ खाते के कोष को केवल मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार पर खर्च किया जाए। अगली जो सिफारिश है मुसलमानों के लिए हंटर आयोग की, जहां मुसलमान निजी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के प्रबंध के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वहां सहायता अनुदान प्रणाली के आधार पर अंग्रेजी की शिक्षा देने वाले स्कूलों अथवा कॉलेजों को स्थापित करने के लिए उन्हें उदार सहायता अनुदान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। अगला बिंदु है, जहां जरूरी हो वहां मुसलमान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल अथवा कक्षाएं खोली जाएं। अगला बिंदु है, मुसलमानों के प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण के लिए अब तक की अपेक्षा अधिक मुसलमान निरीक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। शिक्षित मुसलमानों और अन्य वर्गों को दिए जाने वाले संरक्षण के प्रश्न पर स्थानीय सरकारों का ध्यान दिलाया जाए। ये महत्वपूर्ण ऐसी सिफारिशें हैं जो मुसलमानों की शिक्षा के प्रति सचेत करती हैं। अब हम आपको बता दें, जो 21वीं यहाँ पे शर्त है 21 नंबर पर और इसके बाद 22वीं, ये हम आपके समक्ष रखेंगे। हंटर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं इनमें से प्रत्येक दलित जातियों के हित में भी आवश्यक थी, परंतु जब हम पिछड़ी जातियों के हितों में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का विश्लेषण करते हैं तब आशा कहते हैं तो वे ऐसे निर्देश नहीं देती कि पिछड़ी जातियों की शिक्षा को सरकारी कोष पर वैध प्रभार माना जाए, छात्रवृत्तियां उनके लिए आरक्षित की जाए, उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की देखरेख के लिए विशेष निरीक्षक रखे जाए अथवा उनमें शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देते हुए उन्हें सार्वजनिक संरक्षण प्रदान किया जाए। आयोग ने तो मात्र इतना कहा है कि इस सिद्धांत की अब पुष्टि की जाए कि जात के आधार पर किसी छात्र को स्कूल या कॉलेज में प्रवेश पाने से इनकार नहीं किया जाए और ये सिद्धांत ऐसी प्रत्येक संस्था पर लागू किया जाए जो विशेष जातियों के लिए आरक्षित नहीं है और जो सरकारी कोष, चाहे वह प्रांतीय हो, नगर पालिका का हो अथवा स्थानीय हो, से पूरी तरह चलाई जा रही हैं। जिन क्षेत्रों में ऐसे छात्र पर्याप्त संख्या में हैं जिनसे अलग स्कूल या कक्षाएं खोली जा सकें और जहां सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं देते, वहां छोटी जातियों के बच्चों के लिए विशेष पृथक स्कूल या कक्षाएं खोली जाएं। वास्तव में आयोग ने मुसलमानों के बारे में जो सिफारिशें की थी वे उनके बजाय पिछड़ी जातियों के हित साधन के लिए जरूरी थी, क्योंकि हंटर आयोग के भी जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति कर रहा था जिसके मन में मुसलमानों के प्रति प्रत्यक्ष सहानुभूति थी, स्वीकार करना पड़ा कि 1871 से 1873 की जांच से ये सिद्ध हो गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अलावा मुसलमानों के पिछड़ेपन को बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति रही है। इसके बावजूद हंटर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वे वही दो हैं जिनका उल्लेख किया गया है। दलितों को इन दोनों सिफारिशों से भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। सिद्धांत की पुष्टि निरर्थक है, भले ही वह 5वीं बार की गई हो। आयोग द्वारा लगाए गए परंतु के अंतर्गत इस सिद्धांत को व्यवहार में नहीं लाया जाना था। इसी प्रकार
दलित जातियों के लिए अलग से स्कूल खोलना भी संभव नहीं था। जिस सरकार के सामने प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य है उसके लिए अलग स्कूल खोलना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त खर्च होगा। इसके अलावा ये परंतु कि ऐसे स्कूल उन स्थानों पर खोले जाएं जहां पिछड़ी जातियां बहुतायत में हैं, सिफारिशों को नकारने के लिए पर्याप्त था। इसका सीधा सा कारण यह है कि देहातों में एक ही बस्ती में पिछड़ी जातियां मुश्किल से बड़ी संख्या में मिल सकती हैं। ये समझना मुश्किल है कि हंटर आयोग ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की ओर इतना नगण्य ध्यान क्यों दिया, मतलब बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं दिया। तब बादशाह कहते हैं, यदि उसने मुसलमानों के प्रति उदारता को आवश्यक समझा था तो उसे कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि न्याय की दृष्टि से तो यह उदारता पिछड़ी जातियों के प्रति होनी चाहिए थी, जो शिक्षा, धन और सामाजिक हैसियत में मुसलमानों से कहीं पीछे थी। जब एक बार हंटर आयोग ने पिछड़ी जातियों को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया तो वे वहीं पर रहीं और सरकार ने उनकी ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षा की मिसाल के तौर पर दिल्ली में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के 21 फरवरी 1913 के संकल्प की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से अब तक जारी संकल्पों में ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें उसने फैसला किया कि कई प्रांतों में शिक्षा की व्यापक प्रणालियों के प्रसार के लिए धन उपलब्ध होने पर सरकारी खजाने से भारी अनुदान देकर स्थानीय प्रशासनों की मदद की जाए। उस संकल्प में उन्होंने प्रांतीय सरकार को विशेष रूप से बताया कि अधिशासी जाति तथा मुस्लिम जाति की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, परंतु पूरे संकल्प में कहीं भी पिछड़ी जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। बंबई सरकार ने झटपट सुझाव स्वीकार कर लिया और 1913 में मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के संबंध में सिफारिश करने वाली शिक्षा समिति में एक मुसलमान को शामिल कर लिया। सरकार की ऐसी आपराधिक उपेक्षा के प्रति कोई क्षोभ उचित ही होगा, खासतौर पर जब यह अनुभव किया जाए कि 1913 के बाद भारत सरकार ने जो भारी अनुदान दिए थे वे महामहिम सम्राट की उदार घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए दिए गए थे। सम्राट ने एक घोषणा उस समय की थी जब वह 6 जनवरी 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के मानपत्र का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरी ये कामना है कि इस पूरे देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछ जाए, जहां से वफादार, साहसी और उपयोगी नागरिक बनकर निकलेंगे, जो उद्योग और कृषि और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने बलबूते पर टिक सकेंगे। मेरी ये भी कामना है कि मेरी भारतीय प्रजा के घरों में ज्ञान के प्रसार से प्रकाश फैले। उस ज्ञान के प्रकाश फलस्वरूप चिंतन, सुख सुविधा, श्रम और स्वास्थ्य का एक उच्चतर स्तर आए। शिक्षा के माध्यम से ही मेरी कामना फलेगी और फूलेगी और भारत में शिक्षा का उद्देश्य मेरे हृदय का सबसे अति प्रिय धर्म होगा। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो बात अभी लास्ट में हमने कही है कि शिक्षा के माध्यम से ही मेरी कामना फलेगी और फूलेगी, भारत में शिक्षा का उद्देश्य मेरे हृदय का सबसे अति प्रिय धर्म होगा। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य मेरे हृदय का सबसे प्रिय, अति प्रिय धर्म होगा। ये बात कही किसने मेरे साथ? ये बात किसने कही? आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगले अम्बेडकर संदेश में 1923 के बाद दलितों की शिक्षा की क्या स्थिति थी, हम लेकर उपस्थित होंगे मेरे साथियों। आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।